Rashi Goiber से थे रात पर कल क्या पढ़ा था? स्ट्रेस, हुक्स लॉ लास्ट में पढ़ा था। हुक्स लॉ स्टेट क्या करता है हमारे पास, अगर हमारे पास स्मॉल डिफॉर्मेशन होगी या हम कहेंगे स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा बहुत ही कम होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी हमारे पास कम होगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके पास स्ट्रेस कौन सा है। अगर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है तो स्ट्रेन भी कौन सा आ जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का दूसरा नाम क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे स्ट्रेन कौन सा आ जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक आ जाएगा, ठीक है। या आप कह सकते हो कंप्रेसिव स्ट्रेन भी उसको कहा जाता है। वहां पे वॉल्यूम में चेंज आ जाती है विदाउट चेंज इन द शेप, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपके पास कौन सा था? शेयर स्ट्रेस। तो कॉरस्पॉन्डिंगली कौन सा आ जाएगा? शेयर स्ट्रेन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास विद इन इलास्टिक लिमिट, क्योंकि हमने बोला था सर इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जहां तक आपके पास अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या किया सर? रिलीज किया, बॉडी कंप्लीटली अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करती है। सच लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। तो हमने बोला स्ट्रेस जो कि डिनोट किससे किया जाता है? सिग्मा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, दैट इज द स्ट्रेन। और यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या आता है? ई, एंड दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन वी कॉल दिस एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और हमने बोला कि डिपेंड करता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसा है, उस हिसाब से डिफरेंट काइंड्स के मॉडुलसेस है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और क्या सर, जो कि हमने कल डिस्कस किया था हुक्स लॉ, आपको पता है कि क्या है जो हमने यहाँ पे अच्छा, हुक्स लॉ में अगर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट देखेंगे, ई का वैल्यू किसके बराबर था? ई या के से करो डिनोट, किसके बराबर? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस का यूनिट क्या है? स्ट्रेस का यूनिट क्या है? शाबाश, स्ट्रेस का यूनिट पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन का कुछ यूनिट ही नहीं है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चाहे यंग्स मॉडुलस हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, हर किसी का यूनिट, चाहे इसमें आपके पास यंग्स मॉडुलस हो, चाहे इसमें आपके पास बल्क मॉडुलस हो, चाहे इसमें आपके पास हो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, हर किसी का यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या कहेंगे सर? पास्कल, क्योंकि स्ट्रेन यूनिटलेस आपके पास है। इस हिसाब से हमारे पास दूसरा एक टाइप का स्ट्रेन आ जाएगा, दैट वी कॉल्ड एज लेटरल स्ट्रेन कहेंगे। सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा आपके, ये कब आ जाएगा लेटरल स्ट्रेन आपके पास? कॉन्फ़िगर स्ट्रेन तब आ जाता है जब भी आपके पास क्या चेंज होती है सर? कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए, जब भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, जब भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करते हैं, व्हाट विल हैपन? कौन सा डिफॉर्मिंग फोर्स जिसकी वजह से लेंथ क्या हो जाएगी सर? इंक्रीज, या लेंथ क्या हो जाएगी सर? डिक्रीज। तो एक आ जाएगा टेंसाइल वाला जिसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं हम, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा क्या सर? कंप्रेसिव वाला। उससे लेंथ क्या आ जाएगी सर? चेंज हो जाएगी। इन दोनों में डेल्टा एल जो है ना, या तो इंक्रीज होगा या तो चेंज लेंथ आपके पास, या तो ज्यादा हो जाएगी या तो कम हो जाएगी। अब होगा क्या, जब लेंथ इंक्रीज होगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा सर? डिक्रीज। ऑब्वियसली अगर हमारे पास पाइप कोई है, मैं उसमें लेंथ इंक्रीज कर दूं, खिंचाव कर दूं ज्यादा, तो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया जो उसका होगा वो क्या हो जाएगा सर? डिक्रीज। क्रॉस सेक्शनल एरिया तब डिक्रीज होगा जब उसका रेडियस या डायमीटर क्या हो जाएगा सर? डिक्रीज हो जाए। सो यू विल से दैट कि जब भी आप टेंसाइल फोर्स को आप अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स को इंक्रीज करेंगे, उसके हिसाब से अगर लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, उसके हिसाब से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा सर? डिक्रीज। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा तो उसका रेडियस या डायमीटर वो भी क्या हो जाएगा सर? वो डिक्रीज होता चला जाएगा। अगर इसका डायमीटर डी है, अब डायमीटर डी डैश होगा। अगर लेंथ एल थी, अब लेंथ एल डैश आ जाएगी। अब ये जो इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? एल डैश माइनस एल। अब जो डायमीटर में चेंज आ जाएगी वो कितना आएगा? डी माइनस डी डैश। अब आई बात मेरे साथ। अब लेटरल स्ट्रेन किसके बराबर आ जाएगा? स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे चेंज किस में आएगी? कॉन्फ़िगरेशन। तो इशू गॉड किस रॉड, फिर उसके बाद कैसी बनी। अब ये जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन है पर यूनिट ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आपके पास अगर चेंज इन शेप आ जाएगी, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन किस में चेंज आती है? शेप। जब ना आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हो तब कौन सा स्ट्रेन आ जाएगा? टेंजेंशियल स्ट्रेन। सिमिलरली अगर आपको फाइंड करना होगा लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन वो किसके बराबर आ जाएगा? इट विल बी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो फाइनल आपके पास डायमीटर क्या था? डी डैश पर यूनिट ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन।
जो आपके पास फाइनल वाला था, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये भी यूनिटलेस आ जाएगा, आएगा ना, क्योंकि अगर डायमीटर का यूनिट है मीटर तो नीचे भी मीटर, वो कैंसिल होगा, यूनिटलेस होगा तो साथ ही में डायमेंशनलेस आपके पास होगा। कभी कभार हम यहाँ नेगेटिव साइन का भी यूज करते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज, तभी नेगेटिव साइन का कभी कभार यूज करते हैं। अब नेगेटिव जैसा आपको इंडिकेट ये करता है वहां पे कि आपके पास यहाँ पे डायमीटर इसका क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज। सिमिलरली क्रॉस सेक्शनल एरिया भी डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, बात आई समझ, ये चीज को समझ लेना, लेटरल स्ट्रेन हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेन, जो कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था। आपने देखा कि अगर आप यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे शेप में चेंज आ जाएगी, बट वॉल्यूम क्या रहेगा सर, कांस्टेंट। अगर यहाँ पे आपके पास 3 डायमेंशनल बॉडी है जो कि मान लीजिए यहाँ पे क्यूबाइडल है, आपकी शेप चेंज होगी। कैसे, फिक्स्ड फेस नीचे उधर ही है, ऊपर आपने टेंजेंशियल फोर्स दिया, ये फेस डिस्प्लेस हो गया बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेल्टा एक्स। अगर इन दो फेसेस के दरमियान लेंथ L है, डिस्टेंस L है, तो हमने बोला जो शेयरिंग स्ट्रेन आपके पास आ जाएगा वो आएगा डेल्टा L या डेल्टा एक्स बाई L, जो कि tan ऑफ द थीटा। व्हाट इज दिस थीटा, ये वो एंगल है जिसकी वजह से आपके पास ये जो फेस, अपर वाला फेस है, कितना डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, ये उस एंगल से डिस्प्लेसमेंट आ गई, तो आप निकाल सकते हैं कि ये आएगा परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा बेस, जो कि हमने कल डिस्कस किया, जो कि tan ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। ये सारी कहानी हमने कल देखी थी। ठीक है, और इसी पे बेस्ड हमारे पास है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, हमारे पास एक कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। So what this curve, very important, what this curve signifies, इस कर्व से हमें क्या पता चलता है, how can we say that कि आपके पास इस टाइप की कर्व बनेगी। टेक ए रॉड, आपके पास कोई रॉड है या वायर लीजिए, नीचे से आपने क्या किया सर, वेट डाल दिया। ठीक है, मान लीजिए ये वेट आपने डाल दिया, ये है W इज इक्वल टू वेट आपके पास। अब आपको मालूम है क्या होगा सर, वेट नीचे आ जाएगा, वेट जितना बढ़ जाएगा नीचे से वेट इंक्रीज होता चला जाएगा, तो लेंथ भी इसकी क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और वापस एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, इसको क्या कहते हैं सर, टेंशन। वायर मस क्या, रिस्टोरिंग फोर्स टेंशन। टेंशन इसको बचा देते हैं ना, कहाँ, किससे, जो इलोंगेशन होती है, ये कोशिश करता है कि इलोंगेशन ना हो, ये वापस आपके पास यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा फोर्स है यहाँ पे, इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स। अब जितना वेट बढ़ता जाएगा इलोंगेशन बढ़ती जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, लेकिन इस रिस्टोरिंग फोर्स की एक हद होगी, है ना, और अल्टीमेटली आपने देखा होगा एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि आपके पास ये जो रॉड है ना, या आपके पास वायर है, ये ब्रेक हो जाएगी, जहां पे आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। अब डिफरेंट स्टेजेस क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आप यहाँ पे लेंगे स्ट्रेस को और कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन के साथ यहाँ पे इसको प्लॉट कर लोगे, ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस यहाँ से और यहाँ से स्ट्रेन। ठीक है, जब भी स्ट्रेस है तो वहाँ पे ज़रूरी स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, तो कैसी आपके पास है, हमने बोला था पहले स्ट्रेट, फिर आपके पास थोड़ा नॉन लीनियर, थोड़ा सा ठीक है, ये कुछ आपके पास यहाँ पे लीनियरिटी आपके पास आ जाएगी। देखिए ये वाली जो लिमिट आपके पास है, ये वाली लिमिट, ये आपके पास है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ध्यान रख लीजिए, ये ओरिजिन O, ये जो लिमिट आपके पास है, लेट्स टेक दिस पॉइंट, ये आपके पास जो है दैट इज पॉइंट A। ये जो पॉइंट A है, ये कौन सी लिमिट है इसकी, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। What do you mean by proportionality limit? ठीक है सर, proportionality लिमिट का मतलब वो लिमिट है जहां तक आपके पास हुक्स लॉ क्या होगा सर, ओबे, यहां तक आपके पास हुक्स लॉ ओबे होगा, हुक्स लॉ ओबे होगा। उसका ग्राफ कैसा था, इससे पहले हमने देखा था लीनियर, याद है,
हमने बोला था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जिसका ग्राफ क्या आता है सर, स्ट्रेट। फिर मैंने बोला था कल भी आपको, इस प्रोपोर्शनल साइन के बाद आपके पास लीनियरिटी नहीं आती है, ये लीनियरिटी आपके पास ब्रेक हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, बात है समझ। अब ये जो आपके पास यहाँ पे बिहेवियर होगा, ये कौन सा बिहेवियर होगा, इलास्टिक बिहेवियर। क्यों? अगर आपने यहां पे ए पॉइंट पे डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया, ध्यान रख लीजिए, तुषु वेट बढ़ावान, एक स्टेज आ जाएगा ए पॉइंट तक, जितना स्ट्रेस बढ़ा दोगे कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी क्या बढ़ता जाएगा, जितना स्ट्रेस बढ़ा दोगे कॉरस्पॉन्डिंगली स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा। स्ट्रेन बढ़ता जाएगा मतलब कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ये ज़ेट ये नसन, अगर वेट तो करियो इंक्रीज, ये वायर ज़ेट ये नसन। अब आपके पास एक पॉइंट ऐसा है जहां तक आपने फिर यहां पे छोड़ दिया इस डिफॉर्मिंग फोर्स को, वहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल रहेंगे। मगर उसके बाद आपके पास एक ऐसा रीजन आ जाएगा ए पॉइंट के बाद, अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ दिया, ध्यान रख लीजिए, डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ दिया पॉइंट बी, स्टिल वायर वापस आ जाएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो ये लिमिट जो आपके पास आ जाएगी, ये कौन सी लिमिट आ जाएगी, इलास्टिक लिमिट। ये जो बी आपके पास है, ये आपके पास कौन सी लिमिट होगी, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट देखो ए पॉइंट पे भी आएगा, लेकिन मसला ये है ए पॉइंट पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मगर ए से बी तक अगर आप ग्राफ देखोगे ना, ये लीनियर नहीं है, स्ट्रेस नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन को। अगर आप देखेंगे जितना स्ट्रेस आप बढ़ा रहे हो, ज्यादा यहां पे क्या बढ़ रहा है सर, स्ट्रेन बढ़ रहा है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज ही ज्यादा ज्यादा। तो वुचमुतन अगर वायर ना अच्छ लोड योर क्या, लोड बढ़ो बढ़ो अम पतन अख स्टेज वाता, तम पत अगर थोड़ा ही वेट ना तुम बढ़ावान, अत मे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज ज्यादा पान, पता रच ना बे बढ़ाओ, ये ब्रेक गसान। तो एक स्टेज के बाद आपके पास थोड़ा सा ऐड करने से यहाँ इफेक्ट क्या होगा सर, ज्यादा इफेक्ट ज्यादा, मतलब स्ट्रेन ज्यादा, स्ट्रेन ज्यादा मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन में चेंज ज्यादा आ जाएगी। ये लेंथ सॉरी वायर जो आपके पास है, इसका ब्रेकिंग पॉइंट जो है अब नजदीक होगा। ब्रेकिंग पॉइंट नजदीक मतलब गो अम पतन वायर छेनी जल्दी क्या इसके ओवर लिमिट तान है इजिली बियर करितन, इसके बाद नॉन लीनियरिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब कि स्ट्रेन अगर तुम लकुट स्ट्रेस ते करियो ना अप्लाई अत पटन, स्ट्रेन बढ़ अत मजन ज्यादा क्या समझ तरह बह वन इत कटन तुम, अगर तुम गिंदान ना पान वन नारी दिवान वार छुना दिवान, वन अख स्टेज तान तुम बियर करान, मगर अख स्टेज अम पतन वाता एक पॉइंट ऐसा आता है, उसके बाद अगर थोड़ा सा आपने ज्यादा दिया ना फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब स्ट्रेस ज्यादा दिया, अत क्या गस फ्रैक्चर गस ना, इत इंसान दब लगा कुन हदस तान हेक सो बियर करित, मगर अख वक्त अगर थोड़ा ज्यादा पान आते लोग दब, मोच ज्यादा आ गई, स्ट्रेन इतना ज्यादा आता है, फ्रैक्चर हो जाता है। ये स्ट्रेस तो आपके पास बढ़ जाएगा, स्ट्रेन भी बढ़ जाएगा, लेकिन प्रोपोर्शनल लिमिट किसी हद तक होती है, लेकिन उसके बाद नॉन लीनियरिटी आती है, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू स्ट्रेस, ठीक है। तो ये जो लिमिट है ना बी एस पे अगर त्रावती ना यार ये वापस तो बी पॉइंट को क्या कहूंगा मैं सर, इलास्टिक लिमिट कहूंगा। मगर ए से बी तक जो रीजन है ना, हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा, स्ट्रेस बढ़ा दोगे ज्यादा, अब स्ट्रेन बढ़ जाएगी। थे जो याद, ए पे भी अगर छोड़ोगे वापस आएगा, बी पे भी छोड़ोगे वापस आएगा। ए प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, लेकिन बी आपके पास कौन सी लिमिट है, इलास्टिक लिमिट आ जाएगी, ठीक है। आया का समझ, क्लियर था वर्तन। अब ध्यान रख लीजिए, उसके बाद अगर आप देखोगे जितना मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं ना, स्ट्रेस कम बढ़ रहा है, लेकिन स्ट्रेन क्या बढ़ रहा है सर, ज्यादा। अगर तुझे स्ट्रेस यूता ज्यादा बढ़ावन चुस ना, यहाँ पे इतना स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेन देखो बहुत ही ज्यादा है, यहाँ इंक्रीज ऊपर से कम हो रहा है, लेकिन यहाँ से ज्यादा हो रहा है। तो आपके पास ऑब्वियसली वेट बढ़ा दोगे, स्ट्रेस बढ़ा दोगे तो चेंज ज्यादा आ जाएगी कॉन्फ़िगरेशन में, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ता जाएगा आपके पास, ठीक है ना। अब एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा आपके पास, जो कि पॉइंट लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल, जो कि पॉइंट सी है। अगर इस पॉइंट पे आपने यहां पे वायर पे जो अप्लाई किया था डिफॉर्मिंग फोर्स बनकिन वेट, इसको रिलीज किया, वायर इन वापस पन्नी पर्टिकुलर पोजीशन निश कीन, ये अब थोड़ी सी चेंज इसमें आ जाएगी कॉन्फ़िगरेशन में। अब ये जो थोड़ी सी चेंज आ जाएगी ना कॉन्फ़िगरेशन में, अगर भी बी एस निश यालत रहा, ये वात्या ओ एस निश, अगर भी ए एस निश यालत रहा वापस या ओ एस निश, लेकिन अगर मैं सी पे मैंने इसको छोड़ दिया, ये बराबर ओ पे नहीं आएगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ओ डैश पे आ जाएगा। अब ये जो पर मिनट चेंज आई इसमें, इसको कहते हैं परमानेंट सेट। क्या कहते हैं, परमानेंट सेट। परमानेंट सेट मतलब को परमानेंट अमिस मस कसा चेंज यी कॉन्फ़िगरेशन में। रबर ना इलोंगेट करा, थोड़ा करो यी वापस, अम को थोड़ा यी वापस,
मगर अख स्टेज वातान बहुत थोड़ा ज़्यादा पहन करान पे कंप्लीटली वापस इसमें छालियाँ पड़ जाती है, उसमें जो आपके पास जो छालियाँ ना पड़ जाती है दैट्स कॉल्ड पर मिनट सेट। परमानेंटली कितनी आपके पास यहाँ पे चेंज आ जाएगी। वो किस पॉइंट पे आ रहा है, पॉइंट सी पे आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ये जो पॉइंट सी जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे आपके पास वायर कंप्लीटली आपके पास यहाँ पे वापस नहीं आ जाएगी एक पर्टिकुलर जो उसका कॉन्फ़िगरेशन थी, तब वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसको कहते हैं हम यील्ड पॉइंट। क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट। ये इलास्टिक लिमिट है, ये आपके पास कौन सा है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, और सी कौन सा है, दैट इज द यील्ड पॉइंट आपके पास आ जाएगा। अब यहां पे जो स्ट्रेस आपके पास पर्टिकुलरली आ जाएगा कहां पे, सी पे, सी पे जो पर्टिकुलर स्ट्रेस आपके पास आ जाएगा इसको हम कहते हैं यील्ड स्ट्रेस, सिग्मा वाई, सिग्मा वाई। ठीक है, तो सिग्मा वाई इट इज द व्हाट इज दिस, yield stress. What is it? It is the minimum stress that is applied on a wire or a body such that it will not be back at its original position. Original position का मतलब है जो इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन थी, इसमें कुछ ना कुछ परमानेंट चेंज यहाँ पे आ जाएगी। वो परमानेंट चेंज जो आपके पास है दैट इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन, जिसको हम परमानेंट सेट भी कहते हैं। अब क्या होगा उसके बाद, उसके बाद ऐसा होगा कि अल्टीमेटली आप वेट बढ़ाते जाओगे, अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसा आ जाएगा यूथ ये अप्लाई है क्या, वापस रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करे तो उतना लगाएगा। दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो डी है इसको हम कहते हैं अल्टीमेट, यहां पे जो स्ट्रेस लगेगा दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेस। कुछ समझिए जो, अब मैं फिर से बढ़ाता जाऊंगा, वेट बढ़ाता जाऊंगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा लेकिन स्ट्रेन ज्यादा ही बढ़ जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास है वहां पे जो पर्टिकुलर स्ट्रेस लगेगा जहां पे अल्टीमेटली अपनी स्ट्रेंथ वायर दिखा देगा, वो चीज कथा समझो तय निशन तय हूरू तय कह दिवान वारियत, अल्टीमेटली तुम लगान एक स्टेजस निशन पन यूत तुम फोर्स वापस हेक्यो लगत, दैट इज द अल्टीमेट फोर्स जो आप लगा सकते हैं। इसी तरह वायर भी एक कोशिश करेगा अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर स्टेज पे ताकि मैं वापस आ जाऊं अपनी कॉन्फ़िगरेशन पे। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्ट्रेस वापस अप्लाई करता है ये वायर दैट वी कॉल्ड एज अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। एम पता है कि नहीं बियर करित, बियर करने के बाद अल्टीमेटली यहां पे क्या हो जाएगा, ई पॉइंट पे ब्रेक। सो ई पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट, या दूसरा नाम क्या कहेंगे इसको, फ्रैक्चर पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट। ये ना फ्रैक्चर है वहां सुशी गसा एम पथ है नहीं वापसी कंप्लीटली क्या बात ही नहीं है, इसमें पूरी आपके पास यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी। सी तक तो थोड़ी आ जाएगी लेकिन डी के बाद भी आ जाएगी लेकिन बढ़ती जाएगी, और ई पॉइंट में अल्टीमेटली आपके पास वायर जो है ना वो क्या हो जाएगी सर, ब्रेक होती जाएगी। ठीक है, ये दूसरी डिफरेंट चीज़ें हमारे पास है जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ये पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स पूछे जाते हैं, ए पॉइंट कौन सा होता है, बी पॉइंट कौन सा होता है, सी पॉइंट आपके पास कौन सा होता है, डी पॉइंट क्या चाहता है, अल्टीमेटली ई पॉइंट आपके पास क्या है आपके पास। ठीक है, अब ये जो रीजन है ना ए पॉइंट तक कंप्लीटली वायर आ जाएगी वापस, बी पॉइंट तक कंप्लीटली वायर क्या आ जाएगी वापस, बी के बाद जो रीजन है, बी के बाद जो रीजन है कहां तक सर, ई। इस रीजन को हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन। क्या कहते हैं, प्लास्टिक रीजन। व्हाट डू मीन बाय प्लास्टिक रीजन, ये वो रीजन है जिसमें वायर या कोई भी सबस्टेंस कंप्लीटली अपनी जगह वापस नहीं आएगा। बी पॉइंट तक तो ये वापस आ रहा है लेकिन बी के बाद जितना आप स्ट्रेस बढ़ा दोगे स्ट्रेन ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसमें कंप्लीटली कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ जाती है। ये जो पर्टिकुलर आपके पास रीजन आ जाएगा आफ्टर बी, कहां तक सर, ई तक, आपके पास ये टाइप का रीजन जो होगा इसको क्या कहते हैं सर, हम वी कॉल दिस एज प्लास्टिक रीजन कहते हैं। अब मुझे बता दो ये मिस यूता ये प्लास्टिक रीजन क्या ऐसे ज्यादा, जितना ये प्लास्टिक रीजन किसी का ज्यादा वो उतना ही क्या होगा, हार्ड होगा ना। उशू समझी जाओ, अगर बी से लेकर ई तक कम ही रीजन है, मतलब ये बी पॉइंट ये थी, ई ए के नजदीकी, तो ये जो रीजन है ना प्लास्टिक रीजन वो क्या होगा, कम। प्लास्टिक रीजन कम होगा तो ब्रेकिंग जो आपके पास पॉइंट आ जाएगा वो जल्दी आएगा कि
देर के बाद आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। जब वो जल्दी आ जाएगा तो ये बॉडी हार्ड होगी कि आपके पास यहाँ पे ब्रिटल होगी, इट विल बी ब्रिटल, मतलब ये फटी चूरी याद गए जल्दी जल्दी का, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास डिफरेंट काइंड के सबस्टेंस आपके पास है। व्हाट आर दो सबस्टेंस? वन इज ब्रिटल सबस्टेंस, दूसरा हमारे पास क्या होता है सर? डक्टाइल। सर डक्टाइल, और आपको पता है, आपने सुना है मेटल्स आर, मतलब वी कैन कन्वर्ट देम इनटू वायर्स में। द रीजन बिहाइंड दैट कि आपके पास जो फ्रैक्चर पॉइंट उनका होता है और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपके पास है ये बहुत ही दूर होता है कि ना डी पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और ये ई पॉइंट, इनके दरमियान काफी बड़ा रीजन होता है, दैट्स व्हाई दे आर डक्टाइल इन नेचर। मगर अगर ये वायरिया कम हो, डी पॉइंट और किसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो आपके पास आ जाएगा और जो फ्रैक्चर पॉइंट, इनके दरमियान अगर कम आपके पास रीजन होगा, कम डिस्टेंस होगी, तब वो कौन सा सबस्टेंस होगा सर? ब्रिटल पॉइंट होगा, ठीक है, सॉरी ब्रिटल सबस्टेंस होगा, क्योंकि फ्रैक्चर पॉइंट और अल्टीमेट जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेंथ के दरमियान बहुत ही कम रीजन आपके पास है। ये आपसे पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, ये चीज आप समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने समझा था यहाँ पे, व्हाट डू मीन बाय दिस? टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या चीज होती है? तो व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ? ये जो मैक्सिमम हमारे पास स्ट्रेस आप अप्लाई करोगे जो कि सस्टेन करेगा एक मटेरियल, या तो इस वना ब्याखना कुछ अल्टीमेट स्ट्रेस भी, अल्टीमेट स्ट्रेस कितना बियर कर सकता है एक मटेरियल, चाहे वो किसी टाइप की, हमने एग्जांपल वायर की ली थी, आप किसी भी वायर का ले सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि वायर में कौन सा आता है? टेंशन, है ना। वायर मज यूस यू ना रिस्टोरिंग फोर्स, ताकि इस वना टेंशन, हम कहेंगे कि आपके पास जो टेंशन पर यूनिट एरिया आ जाएगा, दैट वी कॉल्ड एज अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है ना। आ जाओ, वायर में जो आपके पास आ जाएगा टेंशन, टेंशन इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया? वी कॉल दिस एज स्ट्रेस। अब इसकी एक हद आ जाएगी बर्दाश्त करने की, वी कॉल दिस एज टेंसाइल स्ट्रेस, या हम कहेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस इसके बारे में, ठीक है। इंजीनियरिंग में बहुत सारा यूज होता है, जिस तरह ब्रिजेस बनते हैं, बीम्स बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, उनमें खास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। वन डिफरेंट काइंड्स के बीम्स है, जिस तरह कैंटिलीवर बीम आपने देखा होगा, तो इसमें गैरिश ना इस त्रावन बीम्स आपने देखा होगा ना, उससे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर स्लैब बड़ पहन गैर तुमत तथ बीम त्रावन जरूरी मज बागन, ताकि मजबूती हो जाए, बीच में वो टूटे ना, कुछ स्लैब गस फटिन मज बागन कहीं, वरना ब्रेकेज उसमें ज़्यादा आ जाएगा। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतने आपके पास यहाँ पे ज़्यादा बीम्स डालने पड़ेंगे, या पिलर तुम खड़ा कराएं। अगर तुम वुचमुत इतके बोर्ड हॉल का तथ मज बाग पिलर ते, वो रीज़न क्या है? कॉलम्स और वो बीम्स इसलिए डाले जाते हैं ताकि उसकी क्या स्ट्रेंथ बढ़ती जाए वहाँ पे। अगर बीम्स नहीं होगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, सो स्लैब गस वसित तजन, ठीक है। क्या इसके तथ सैगिंग, सैगिंग वो ना मेरा दो भी हो बने कित कटन सैगिंग हो जाती है, जिस तरह वायर्स की सैगिंग होती है, ये मैं ट्रांसमिशन लाइन्स, ठीक है। अच्छा समझ तरह, तो हमारे पास डिफरेंट काइंड के स्ट्रेसेस है जो मैंने बता दिया, या आप कहोगे स्ट्रेंथ्स है। यील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमारे पास है, और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो कि हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे देखा था। तो आपको पता है कि जो मटेरियल है ना, ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाएगा, वो जो स्ट्रेंथ आपके पास है उसको क्या कहा जाएगा? यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इट इज द एक्चुअली द स्ट्रेस एट विच स्ट्रेन चेंजेस फ्रॉम इलास्टिक डिफॉर्मेशन टू प्लास्टिक। इलास्टिक और प्लास्टिक में क्या फर्क है? इलास्टिक रीजनस में कंप्लीटली वापस से, लेकिन प्लास्टिक रीजन में वापस नहीं आएगा। जब भी आप यहाँ पे क्या कर लोगे, यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दोगे और इसमें कंप्लीटली डिफॉर्मेशन आ जाएगी। क्या इसमें कंप्लीटली डिफॉर्मेशन आ जाएगी? ना वनी अगर ऐसा यात रीजनस मज गसो, अगर आपके पास यहाँ पे बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक जाओगे, यहाँ पे कंप्लीटली आपके पास डिफॉर्मेशन आ जाएगी, और वो जो कंप्लीट डिफॉर्मेशन है उसको क्या कहा जाता है? परमानेंट सेट कहा जाता है। दूसरा है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मैक्सिमम कोता हैकक्स बर्दाश्त करेतन, या मैक्सिमम आपके पास कितना मुझे स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा उसके बाद ये फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है ना। दैट वी कॉल्ड एज अल्टीमेट स्ट्रेंथ। पत कम से कम स्ट्रेस कोता में जरूरत, ताकि ये वायर क्या हो जाए सर? ब्रेक हो जाए। उसके लिए हम क्या कहेंगे सर? ब्रेकिंग स्ट्रेस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रख लीजिए, हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स है। एलॉय जो स्टील का है, माइल्ड स्टील, ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन। अगर तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा है? कौन सा? स्टील। और आपको पता है भी स्टील एक एलॉय है, किस किस का बना है? स्टील का म्यूक एलॉय। स्टील चाहे मेटल किन एलॉय?
स्टील मेटल है कि एलॉय है? हाँ, स्टील क्यों शेष्तुर नहीं कड़ खराब आयरन तो शेष्तुर अच वनान पान वन वाट मगर स्टील तो शेष्तुर अच्छा वाट वनो स्टील क्या मेटल कमुक स्टील एलॉय है किस किस का? आयरन और कार्बन का। आयरन और कार्बन का ये एलॉय है। तो ना पोर्मुत ये लक्ष्य पन 6th-7th मज डिलीट हो सा हाँ डिलीट सक डिलीट गोमुत ठीक है। चलिए देखिए स्टील हमारे पास एक बेस्ट आपके पास मटेरियल है। स्टील यह स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू आयरन मगर आयरनस मज तस्म आयरनस मज डुप्लिकेट कशर पे आपने देखो कास्ट आयरन रॉट आयरन ज किस्म आयरन कास्ट आयरन पे रॉट आयरन बे तथ मज तस्म क्या सर ग्रे कास्ट आयरन दूसरा क्या है वाइट कास्ट आयरन। ये जो कास्ट आयरन कशर पे द्रोग पहन यम आयरन रॉड ना तम कास्ट आयरन बने तथ मज तस्म ग्रे कास्ट आयरन और वाइट कास्ट आयरन सह द्रोग पहन सह स्ट्रेंथ मज ज्यादा। अगर तुम वो कूत मे कर एप्लाई 47 kg per mm²। हुत मज अगर वो 19 mm per meter सह हे बर्दाश्त कर कर एलॉय स्टील ना सह कूत कर 60 to 70 तवे मूजूब स्टील क्या निश द्रोग स्टील लगान सह तथ क्या वन जंगल सह द्रोग गसान अगर आयरन लागो सह क्या ग सर सस्ते। रीजन इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है उसके हिसाब से उसकी रेट भी ज्यादा होगी। ठीक है आया का समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कल बोला था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट काइंड के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज है। वन ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज यंग्स मॉडुलस। तो पहला हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो कौन सा है सर? दैट इज द यंग्स मॉडुलस। हमने बोला था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किससे डिनोट किया जाता है? ई या किसी से भी आप कर सकते हैं। किसके बराबर लेकिन होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। अब यंग्स मॉडुलस एक ऐसा मॉडुलस आपके पास एक मटेरियल का देखा जाता है जहां पे आपके पास रेशो है वो लॉन्गिट्यूडिनल या दूसरा नाम क्या है लॉन्गिट्यूडिनल का? टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर इस वायर रीजंस बात करो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके पास एक वायर है, अमी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों? तो ये सिलेंड्रिकल निमो। इसकी लेंथ मान लीजिए कितनी है सर? L। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इसकी लेंथ L है और आपके पास इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है सर? A है। अगर मैं यहां पे क्या अप्लाई कर दूं? शाबाश, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई F कर दूं, क्या होगा सर? अल्टीमेटली ये होगा कि इसकी लेंथ क्या हो जाएगी सर? इंक्रीज। इसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। अब ये लेंथ इंक्रीज होती जाएगी कितनी? L से लेकर L प्लस डेल्टा L। आ जाओ ये डेल्टा L आ जाओ। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं कह दूं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन स्ट्रेस, ये किसके बराबर आ जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन किसके बराबर आएगा? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यंग्स मॉडुलस किसके बराबर आ जाएगा? F इंटू L डिवाइड बाई A इंटू डेल्टा L के बराबर आ जाएगा। सिंपल है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। वहां फर्क लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ये गो सु स्ट्रेस उस पे अप्लाई कर यथ मजन फोर्स कौन सा? टेंसाइल फोर्स, जिसकी वजह से लेंथ क्या हो जाएगी सर? इंक्रीज। और कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास स्ट्रेन आ जाएगा वो कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, अब तू क्या देश मर जा शरबत आलू बालू ना
कि शरबत बजूरी चे सफेद दवा खियोम शायद चे आज क्रून दवा अत गस मिक्सचर चलिए आलू बाल चे ना खेज आज गज माम सोबस या खेन खतर दशवा खेन खतर चन खेज फोल पे चेज पे गजक सेट जबरदस्त। तो फोर्स पर यूनिट एरिया ये आ जाएगा और ये आएगा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मन थो ध्यान। अगर आपके पास अगर ये फोर्स जो है ना ये इसका वेट है, अगर ये फोर्स इसका वेट है, खुद का वेट, इट इज द डिफॉर्मेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट, वो किसके बराबर आएगा m इंटू जी। मगर मास है को बे तरीके से कड़ कित मास कित क्या कड़ तो पे डेंसिटी ये कता सा बराबर मास बटा वॉल्यूम। तो मास किसके बराबर आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब ये जो ये डेंसिटी वॉल्यूम का था सा बराबर एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एरिया किसके बराबर आएगा पाई आर स्क्वायर, इट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। या अगर डायमीटर पता तो क्या लिखोगे पाई डी स्क्वायर बाई 4, क्या रेडियस आसा डायमीटर हाफ, तो आर बाई 2 का स्क्वायर आएगा डी बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा डी स्क्वायर बाई 4 आपके पास। कैसे रेडियस और ये तो पता है डायमीटर ट्वाइस रेडियस, रेडियस इसका हाफ आ जाएगा। वही तो यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर कितना आ जाएगा ड्यू टू इट्स ओन वेट, ये आएगा फोर्स। फोर्स के बजाय क्या लिखूं मैं एम जी और लेंथ है एल डिवाइड बाई एरिया के बजाय क्या लिखूं पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू डेल्टा एल। यह यंग्स मॉडुलस किसका वायर का ड्यू टू इट्स ओन वेट, ये अपनी वेट की वजह से आपके पास आ जाएगा ड्यू टू इट्स ओन वेट, ये आ जाएगा यंग्स मॉडुलस एक पर्टिकुलर वायर का। ठीक है, का था समझ। अच्छा इसका यूनिट क्या है यंग्स मॉडुलस का, इसका यूनिट वही हर किसी मॉडुलस का यूनिट है पास्कल या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस का तो यूनिट है पास्कल, स्ट्रेनस कहीं ती यूनिट, तवे मूजूबन ये ती यूनिट ये स्ट्रेस चाहे यंग्स मॉडुलस, चाहे बल्क मॉडुलस, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, हर किसी मॉडुलस का यूनिट आपके पास आएगा पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे तो मास या कभी कभार डेंसिटी, तब आप ये वाली फॉर्मूला वहां पे यूज कर लोगे। ये था हमारे पास कौन सा मॉडुलस यंग्स मॉडुलस। ब्याक समझिजो का स्टील बेस्ट मटेरियल माना जाता है और स्टील का यंग्स मॉडुलस कितना होता है, डिड यू नो दैट? स्टील का यंग्स मॉडुलस इट्स 200 गीगा पास्कल्स, या इस वन इज 200 इंटू 10 रेज पावर 9 पास्कल। आ गीगा कुछ आगो 10 रेज पावर 9। इस तरह हमारे पास कौन सा है, देन आफ्टरवर्ड्स आएगा आयरन। आयरन यंग्स मॉडुलस कितना है आई कुछ ना अख नमस कि ना ये कर चेक। ठीक है, आई थिंक 190 शायद ये आयरन की कॉपर का है, आई थिंक आयरन का। तो ये आएगा 190 इंटू 10 रेज पावर 9 पास्कल। और इसी तरह शायद है इसका कॉपर का, कॉपर का कितना यंग्स मॉडुलस, इट्स 110 गीगा पास्कल, मतलब 110 इंटू 10 रेज पावर 9 पास्कल्स। तो यही कि वन बेस्ट कौन सा आपके पास है, इट इज द स्टील। ठीक है, तवे दौर पान बे द्रोग पान ते आसान सो। अच्छा यंग्स मॉडुलस इट्स ओनली रिलेटेड टू सॉलिड्स। यंग्स मॉडुलस जो है ना वाई, इट इज रिलेटेड टू सॉलिड्स ओनली, रिलेटेड टू सॉलिड्स ओनली। हम सिर्फ डिफाइन करते यंग्स मॉडुलस सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स और गैसेस मतलब फ्लूइड्स के लिए इसकी कोई भी मीनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलर आपने देखा ये तो वेट की वजह से इलोंगेशन यहाँ पे लेंथ वो तो आ जाएगी सॉलिड सबस्टेंस में। हम डिफाइन नहीं करेंगे लिक्विड या गैस से, सब मीन्स की फ्लूइड्स के लिए डिफाइन नहीं करेंगे। आ जाओ अंदर। शाबाश शाबाश। हाँ,
दरवाज़ कर बंद, मेहरबानी कर भी जल्दी डिस्टर्ब कर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस चलिए बल्क मॉडुलस इट्स रिलेटेड टू ऑल, वेदर आपके पास सॉलिड्स हो, वेदर आपके पास लिक्विड्स हो और या गैसेस हो। मतलब फ्लूइड्स के लिए भी डिफाइन होता है, फ्लूइड्स वन लिक्विड प्लस गैस। बेस्ट फ्लूइड कौन सा है? गैस। फ्लूइड्स तथ वन विच हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोनेस। इसके बाद जो चैप्टर हमारा है दैट इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है ना। वहां तो पर्टिकुलर पढ़ेंगे हम लिक्विड, लेकिन फ्लूइड में बेस्ट आपके पास है गैस, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लोनेस की जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है सर? गैसेस की। सर को ज्यादा गस ना फ्लो तम लिक्विड से तम खुद कम पहन, ठीक है। और सॉलिड्स भी हमारे पास हर किसी के लिए डिफाइन होगा। अब किसके बराबर होता है बल्क मॉडुलस? सर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बट विच टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड विच टाइप ऑफ स्ट्रेन? इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन शाबाश वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है। सो आपके पास ये वैल्यू किसके बराबर आएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। उसकी वजह से क्या होगा? वॉल्यूम अगर तो इतके करिए आप जान थे या आपके पास कोई बॉडी है, आपने इस पे हर एक डायरेक्शन पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया, हर एक डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया, उसकी वजह से क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर? डिक्रीज। कुछ डिक्रीज, लेट सपोज डेल्टा वी। पहले v था वॉल्यूम, अब क्या बन गया? v डैश। अभी v डैश कितना आएगा? v माइनस डेल्टा v, ये ना बराबर। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर? वहां पे डिक्रीज। तो स्ट्रेन क्या आ जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और यहां वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो मैं लिखूंगा माइनस डेल्टा v बाई v। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है माइनस f बाई a और v बाई डेल्टा v। व्हाट इज फोर्स पर यूनिट एरिया? प्रेशर लिखा जाएगा ना, या स्ट्रेस। तो इसको प्रेशर इन माइनस p इंटू वी डिवाइडेड बाई डेल्टा v लिखेंगे, वेर p इज द प्रेशर। पर्टिकुलर प्रेशर की बात हम करते हैं कहां पे? जब फ्लूइड्स की बात आती है, छना करान कंप्रेस गसान तम से, चाहे लिक्विड्स हो या चाहे गैसेस आपके पास हो, ठीक है। और ये बल्क मॉडुलस इट्स रिलेटेड टू ऑल, वेदर आपके पास सॉलिड्स मैंने बोला, चाहे लिक्विड्स हो या गैसेस आपके पास हो, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि आपने इतना फोर्स अप्लाई किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका इतना, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बोला जाएगा, इसका रेडियस गिवन होगा, उससे भी आप एरिया निकाल सकते हैं। साथ में आपके पास चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा और पर मिनट वॉल्यूम जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो कितना होगा, वो आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास है कौन सा? दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी थयो। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी
इट्स रिलेटेड टू ऑलवेज इट्स इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लेकिन कौन सा स्ट्रेस? इट इज शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन आपके पास। तो शेयर स्ट्रेस किसके बराबर? अगर याद होगा आपने, हमने कल डिफाइन किया था यहां पे, अगर एसनिशन, अगर हमारे पास ऐसा कुछ करेंगे, ये कोई बॉडी आपके पास है, ठीक है ना, इस पे आपने एक फोर्स अप्लाई किया और ये फोर्स जो आपके पास है वो है टेंजेंशियल फोर्स। मान लीजिए आपने इस पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया F, या आपने टेंजेंशियल फोर्स इस पे अप्लाई किया F, उससे क्या होगा? कीपिंग ये जो नीचे वाला फेस है ये फिक्सड है, इतके रेफरेंस ना मोट पहन आसान, तथ हेर फोर्स दिवान, बनी फेस अथी रोजान, हेरमिस फेसस क्या लगान दक ब्रोह पान। तो ये अगर वो कित के गस डिस्प्लेस, ये डिस्प्लेस कुछ ऐसा हो जाएगा, ये फेस आपके पास कुछ डिस्प्लेस में इसमें ऐसी आ जाएगी, पाइक ना ये फेस क्या पाइक सर ब्रोह पान। ऐसे आपके पास इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? किसी इंक्लिनेशन पे, मान लीजिए वो इंक्लिनेशन कितना है सर? थीटा, और मान लीजिए फेस कितना डिस्प्लेस हुआ? डेल्टा एक्स। मान लीजिए दो फेसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितनी थी सर? एल। असवोन ये कथ तेल बराबर सर, जो आपके पास शेयर स्ट्रेस आएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, ये जो इसका एरिया होगा फोर्स पर यूनिट एरिया जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं सर, ये जो शेयर स्ट्रेन वो किसके बराबर था? याद है आपको? डेल्टा एक्स बाई एल। ये किसके बराबर आएगा? फोर्स इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एक्स आपके पास आ जाएगा। हाँ, साथ में हमने इसको इसके बराबर भी लिखा था, फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसको किसके बराबर लिखा था? tan ऑफ थीटा के बराबर। क्या आएगा? फोर्स बटा एरिया इंटू tan ऑफ थीटा। थीटा क्या हमारे पास है? थीटा हमारे पास है इंक्लिनेशन, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ। डेल्टा एक्स हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और एल है लेंगे दो फिक्स्ड फेस के दरमियान, ये फेस और ये वाला फेस। ऊपर वाला फेस डिस्प्लेस होता है, यहां पे क्या होता है सर? यहां पे शेप क्या होती है सर? चेंज, शेप होती है चेंज, वॉल्यूम क्या रहता है सर? कांस्टेंट। स्ट्रेन में आपके पास कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है, ठीक है। बाकी इस पे प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स वो कल करेंगे, और जो भी पेंडिंग है, ठीक है। गोना की